सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 12 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें जेड मोर्थ सुरंग, सिल्वर नोटिस, सामूहिक हिंसा के कारण आपातकाल जारी किया गया है, 9 वर्ष त्यौहार जो मोध मेथ नाम से जाना जाता है उसको मनाया गया है, किलौआ ज्वालामुखी में पुनः विस्फोटन हुआ है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की बात चल रही है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 हाल ही में चर्चा में रही जेड मोर्थ सुरंग का संबंध किससे है? ठीक है, तो जेड मोर्थ सुरंग, इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, इसका प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। कब होने वाला उद्घाटन? तो 13 जनवरी को। ठीक है, तो 13 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन होगा। और कौन करने वाला है? पीएम मोदी साहब। ठीक है, तो मोदी साहब इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये कहाँ बनाई जा रही है? तो ये कश्मीर, ठीक है, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करने वाली, कश्मीर का कौन सा जिला है इस जिले का नाम भी लिख लो। ठीक है, यहीं से स्टार्ट की गई है इसका निर्माण। तो जिले का नाम है गंदेबरल। ठीक है, तो गंदेबरल जिला में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाली है। और इससे क्या फायदा मिलने वाला है? इससे देखो, जो ये दूरी थी ना, जो देखो ये गंदेबरल, तो गंदेबरल से कहाँ तक जाने के लिए? कारगिल। तो गंदेबरल से कारगिल जाने के लिए पहले लगते थे 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे, इसको मिनिमाइज करके सिर्फ 20 मिनट में होगा। अब सिर्फ 20 मिनट टाइम लगेगा इस सुरंग के बनने से। ठीक है, तो ये इसका फायदा होने वाला है। और ये वर्ष भर चलेगी, मतलब तो वर्ष भर चलने वाली रणनीतिक गलियारा बनेगा। ठीक है, तो रणनीतिक गलियारा पूरे वर्ष ये काम करने वाली है। ठीक है, तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, ये किस ग्लेशियर के नीचे बनाई जा रही है? तो एक ग्लेशियर है थजीवास। ठीक है, तो थजीवास नामक ग्लेशियर है। थजीवास ग्लेशियर के नीचे इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जो ये ग्लेशियर है ना ऊपर ये वाला, ये थजीवास ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितनी लेंथ होने वाली है? 6.5 किलोमीटर। तो 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने वाली है। और ये आगे चल के किससे जुड़ेगी? तो जोजिला सुरंग से जुड़ेगी। ठीक है, तो जोजिला सुरंग से कनेक्ट करेगी, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जोजिला सुरंग से जुड़ने वाली है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करेगी। ठीक है, चलो, अभी कुछ सुरंग है, बताना है ये कहाँ स्थित है। जवाहर टनल कहाँ स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में 2.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, रोहतांग टनल ये कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, 8.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जोजिला टनल ये कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक है, एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है ये। ठीक है, ये याद रखना है इसको। पंबन ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी है? 2.34 किलोमीटर। ठीक है, नाथुला टनल ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ याद रखना है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सीमा पार से लाई गई संपत्ति का पता लगाना और उससे बरामद करने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस किसने लॉन्च किया है? देखो, अभी सिल्वर नोटिस लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये पहली बार लॉन्च किया गया, मतलब इस तरह का ये पहला है, फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है ये बताना है आपको। तो जारीकर्ता कौन है इसका, ये बताओ। तो जारीकर्ता है इंटरपोल। ठीक है, तो इंटरपोल आप जानते हो, इसका फुल फॉर्म बताओ। तो इंटरपोल महासचिवालय। ठीक है, तो इसने ये जारी किया है, तो महासचिवालय, इस संस्था ने इसको जारी किया है। इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लो, अंतरराष्ट्रीय, ये फुल फॉर्म लिख लो, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, संगठन। चलो, तो ये पहली बार ऐसा नोटिस जारी किया गया। ये कई प्रकार के नोटिस जारी करते हैं, बट ये सिल्वर नोटिस जो है ना, इसको पहली बार जारी किया गया है। ठीक है, और इसको किस प्रोजेक्ट के पायलट, ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है, पायलट परियोजना के तहत। ठीक है, पायलट परियोजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
और ये कब तक पायलट परियोजना चलने वाली है? नवंबर 2025 तक ये चलेगी पायलट, ठीक है। पायलट एक्ट नवंबर 2025 तक चलेगी और इसमें भारत सहित 52 देश शामिल हैं। 52 देश को शामिल किया गया है, भारत सहित 52 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? मेनली जो भी देखो इससे सदस्य देश होंगे, ठीक है, जो भी इसके सदस्य देश होंगे उनके लिए, ठीक है, उनके आपराधिक रूप से जो प्राप्त संपत्तियां होंगी, आपराधिक या जो मतलब अवैध संपत्तियां नहीं होती, तो आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति, ठीक है, मतलब कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, की पहचान करेंगे, की पहचान करना एंड पता लगाने के लिए इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो पता लगाने के लिए इसका यूज होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इंटरनेशनल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये बी नहीं, ठीक है, इंटरपोल करेक्ट आंसर है, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। अब बताना है इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। अब देखो ये इंटरपोल की जो नोटिसें हैं, कितनी प्रकार की नोटिस हो, रेड नोटिस हो गई, ठीक है, रेड नोटिस हो गई, येलो नोटिस हो गई। वांटेड पर्सन के लिए रेड नोटिस है, येलो नोटिस किसके लिए है? मिसिंग पर्सन के लिए, ठीक है। ब्लू नोटिस किसके लिए है? एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ठीक है। ये सब हर तरह की नोटिस है, इनको याद रख सकते हो आप, ठीक है। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए। पर्पल नोटिस मॉडस और ऑपरेंडी के लिए। सिल्वर नोटिस अभी लेटेस्ट में इसको पहली बार जारी किया गया है, पायलट फेज चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट, मतलब जो भी आपराधिक संपत्ति होगी उसको आइडेंटिफाई और ट्रैक करने के लिए, ठीक है। चलो अब बताना है इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर, ठीक है, 1923। इसीलिए 7 सितंबर को पुलिस सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1944 को हुई थी। इसी दिन IMF की भी स्थापना हुई थी, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है WDC और इसके कौन है हेड? कौन है इसके हेड? हैं अजय बंगा जी, ठीक है। तो अजय बंगा जी इसके हेड हैं, ओके। चलो इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी बताओ? तो ये 26 जून 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, ठीक है। तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है जो नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जज का कार्यकाल कितना होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जज का कार्यकाल 9 साल होता है, ठीक है। भारत पोल अभी लेटेस्ट में भारत ने लॉन्च किया था, अमित शाह जी ने लॉन्च किया था इसको। तो इसका निर्माण किसने किया था? ये भी इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया था। इसका निर्माण किया था CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में किस देश में सामूहिक हिंसा में वृद्धि के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? अब ये बताओ। अब देखो सामूहिक हिंसा में वृद्धि के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया। कहाँ? आपको एक देश पढ़ाए होंगे मैंने, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अभी इनको हमने ये पहले भी इनको पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ा है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सामूहिक हिंसा बहुत ही बढ़ रही है, तो सामूहिक हिंसा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल की स्थिति या आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। आपातकाल घोषित कर दिया गया। देखो यहाँ पर कुल मिला के 1.5 मिलियन जनसंख्या है, ठीक है, 1.5 मिलियन जनसंख्या है, जिसमें से यहाँ 1.5 मिलियन जनसंख्या का ना 42% तो भारत की जनसंख्या, भारत के प्रवासी लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन चर्चा में रह चुका है और इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस में यहाँ के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस तो कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, और इस बार कहाँ मनाया जाएगा? तो उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको याद ही रखो। यहाँ पे पहले भी आपातकाल लग चुका है, ठीक है। त्रिनिदाद में पहले भी आपातकाल, इसके ये आपातकाल लगाता ही रहता है। 2014 में भी सामूहिक हिंसा के कारण लगा था और 2021 में कोविड-19 के कारण, ठीक है। तो ये मतलब बात बात पे आपातकाल घोषित कर देते हैं। और यही ऐसा देश है ना जो भारत के UPI को लॉन्च किया था। भारत के UPI है जो ये फर्स्ट कैरेबियाई देश है जिसने अपनाया था। तो फर्स्ट कैरेबियाई देश, ठीक है। तो कैरेबियाई देश है जिसने ये भारत के UPI को अपनाया था,
ठीक है। तो ये आपको पता है भारत के 42% लोग यहाँ पूरी जनसंख्या का 42% लोग भारत के प्रवासी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगी, त्रिनाद और टोबैगो। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के टॉप पे यहाँ पे स्थित है ये त्रिनाद, ये वाला कंट्री, ये त्रिनाद है और ये टोबैगो, ये दोनों देश, ठीक है। इन दोनों देशों ने आप एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, ये आपस में ही चल रहे हैं, ठीक है। और ये कैरेबियन सी है, तो ये भी आपको पता होगा। चलो, अब ये कुछ इंडेक्स है, इनकी रैंक बतानी है भारत की। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है? 105। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd नंबर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इसमें भी 3rd। फायर पावर इंडेक्स 4th नंबर। इंटरनेट शटडाउन इंडेक्स में कितना है? 1st, इसमें पहले नंबर पे है। साइबर क्राइम इंडेक्स में कितना है? 10। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134। जेंडर इनइक्वालिटी 108। करप्शन पावर इंडेक्स में 93। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही आपके एग्जाम में, इसलिए आपको रट गए होंगे, मैंने इतनी बार करा दिया इनको। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोद बेथ महोत्सव किसने मनाया है? तो कौन सा महोत्सव मनाया गया? मोद बेथ महोत्सव, ठीक है। तो मोद बेथ महोत्सव, ये इसका आयोजन किया गया है। तो किसने किया है इसका आयोजन, ये बताओ। तो टोडा जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो टोडा जनजाति ये त्योहार मनाती है, ठीक है। टोडा जनजाति द्वारा मनाया गया ये ये तो पशुपालक जनजाति है, ठीक है। तो पशुपालक मतलब पशुओं का पालन करके अपना जीवन यापन करती है, पशुपालक जनजाति है। और इसको पीबीटीजी वर्ग में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो पीबीटीजी वर्ग में भी वर्गीकृत किया गया है। ये कहाँ रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों में ये रहती है, ठीक है। तो अब बताओ ये कहाँ है? द्रविड़ जनजाति समूह, द्रविड़ इनकी भाषा है, तो द्रविड़ जनजाति नाम से भी जानते हैं हम इनको, ठीक है। तो द्रविड़ जनजाति, क्या हो गया, ठीक है, द्रविड़ जनजाति। अब बताओ ये कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ये क्षेत्र आता है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हर साल मनाया जाता है, एवरी ईयर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर का जो लास्ट संडे है, दिसंबर लास्ट संडे या और जनवरी फर्स्ट संडे, ठीक है, जनवरी फर्स्ट संडे, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी दिन ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलो, और इसमें क्या, ये महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती, तो महिलाएं जो है ना इसमें, तो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। और इसमें देखो क्या किया था ना, ये जो एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, कहाँ किस मंदिर पे मनाया जाता है वो भी लिख लो आप, ठीक है। ये लिखो यहाँ पे, तो इसको भी लिखो, कौन सा मंदिर है? मूनपो। तो मूनपो मंदिर है, ठीक है। तो मूनपो मंदिर में आयोजित किया जाता है। बाहर इसमें पुरुष जो साम्राज्य है ना, पुरुष जनजाति बाहर इसमें डांस कर रही होती है, ठीक है। चलो, अब ये देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखो कुछ चीजें, ठीक है। तो इसका परिचय, यह वर्ष 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह रिजर्व 3 भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह यूनेस्को के मानव एवं बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आदियान, अरनादान, कादर, कुर्चियन, कुरुमन और कुरुम्बा जैसे कई जनजाति समूह का आश्रय स्थल भी है ये। यहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? नीलगिरी तहर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी तहर, ठीक है। नीलगिरी लंगूर और भारतीय हाथी जैसे जानवर, और नीलगिरी डेनियो, डेबेरियो, नीलघेरियंस, नीलगिरी बारबरे जैसी स्वच्छ जल मछलियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ओके। चलो, आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा संडे है और मुझे थोड़ा कुछ काम से बाहर जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलौआ ज्वालामुखी एक बार पुनः प्रस्फुटित होने लगा है। यह कहाँ स्थित है? अब बताना है इसको, बहुत ही बार क्वेश्चन कराया है। किलौआ ज्वालामुखी, किलौआ ज्वालामुखी ये स्थित कहाँ है बताओ? तो ये हवाई द्वीप में स्थित है ना। अब ये बताना है हवाई द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो हवाई द्वीप इसमें स्थित है, ये यूएसए के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यूएसए में ये स्थित है।
तो किलौआ है क्या, ये युवा एंड सबसे सक्रिय, मोस्ट सक्रिय, सबसे सक्रिय, कभी भी हो सकता है ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी किस प्रकार का है, सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, सील्ड ज्वालामुखी है। ओके चलो, और ये 1952 के साल के बाद, 1952 के बाद 30+ बार प्रस्फुटन हो चुका है, 30 से भी अधिक बार। ठीक है, तो 30 से भी अधिक बार प्रस्फुटित हो चुका है। तो ये मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। और भारत का कौन सा द्वीप है, भारत का एक बैरन द्वीप है जो सक्रिय है। बैरन द्वीप जो कहाँ स्थित है, अंडमान में है ना, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया में कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया के बताओ, तो मेरापी एंड क्राकाटोआ। तो क्राकाटोआ ये यहाँ इंडोनेशिया के फेमस ज्वालामुखी हैं। यूएसए का हो ही गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इटली का कौन कौन से हैं, माउंट एटना। ठीक है, तो माउंट एटना और विसुवियस, तो माउंट एटना और विसुवियस ये इटली के 2 फेमस ज्वालामुखी हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये द वोल्केनो है, देखो ये पढ़ लिए, स्लाइड आपको अपने आप करनी है। ये द गुड थिंग क्या है, सोर्स ऑफ मटेरियल, मतलब जो वोल्केनो से सोर्स निकलते हैं ना खनिज वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। पावर जनरेशन मतलब ये जो एनर्जी निकलती है वो भी अपने काम की होती है। और रिच वोल्केनिक सॉइल, जो मिट्टी निकलती है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये सब हमारे काम के हैं, लेकिन बुरी बात बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण होता है, ऐश होती है, H2O, CO2, SO2, बहुत सारा वेस्ट निकलता है इससे। ठीक है, चलो तो ये आप अपने से कर लेना। तो अभी हाल ही में एक प्लेस है जो चर्चा में रहा है, प्लेस इन न्यूज, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, चलो तो इसके बारे में करते हैं, मैक्सिको की खाड़ी अभी चर्चा में क्यों रही है। तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का प्रस्ताव ने ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निहितार्थों पर बहस छेड़ दी। तो अभी ट्रंप भाई साहब ने कहा है ना, ट्रंप को अच्छा 20 जनवरी को ये शपथ लेने वाले हैं, यूएसए के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा भैया मैं अब योगी की राह पे चलूंगा, जैसे हमारे योगी जी नाम बदलते रहते हैं ना, तो इन्होंने भी कहा है अब हम मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिए। अच्छा, इन्हीं के डर से जो अभी कनाडा के जो पीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भैया हमें नहीं रहना, जस्टिन ट्रूडो है ना, क्योंकि इन्होंने कहा कनाडा को 51वां राज्य बना दो यूएसए का। देख रहे हो मतलब कितनी तानाशाही दिखा रहा है, आसपास वालों को भयंकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैक्सिको की खाड़ी चर्चा में रही है। अब ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है जिसकी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा से मिलती है। ठीक है, ये देखो आप इमेज में देख सकते हो, गल्फ ऑफ मैक्सिको। पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से, उत्तर और उत्तर पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। और खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी नदी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य नदियां कौन, ब्रोजोस, रियो ग्रांडे भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप ये सब छोड़ देना। अमेरिका कच्चे तेल के उत्पादन में 14% का योगदान देता है अमेरिका के लिए। ठीक है, तो ये आप चलो इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये है कहाँ लोकेशन में। अब ये देखो यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी, ये अपना यूएसए है, ये कनाडा है। तो इस खाड़ी को कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, कहते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका नाम रख दिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में बनी हुई है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, देखो यहाँ पे क्यूबा है, ये ऊपर यूएसए है और नीचे ये मैक्सिको है। ठीक है, और यूकाटन चैनल क्यूबा और यूएसए को अलग करता है। ठीक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है, तो ये भी याद रखना है, यूकाटो चैनल। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे फॉर एवरीवन। चलो, थैंक यू एवरीवन।